समय की बात है। अयोध्या नगरी में हरीश नाम का एक किसान रहता था। किसान अपने खेतों में बैगन, मटर, आलू, कद्दू और टमाटर की खेती करता था। हरीश अपने सभी सब्जियों को अपने ठेले में लादकर गांव-गांव बेचने जाता था। एक दिन सेठ मोहनदास का आदमी हरीश के घर आया और कहने लगा, मैं पास ही गांव के भरतपुर से अपने सेठ सरदार का संदेश लेकर आया हूँ। मेरे मालिक सब्जियों का व्यापार करते हैं। मेरे मालिक की भरतपुर में सब्जियों की बहुत बड़ी दुकान है। मेरे मालिक को भरतपुर में सब्जियां बेचने के लिए बहुत अधिक मात्रा में सब्जियां चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। जैसा कि तुम सारी की सारी सब्जियों की खेती करते हो, अगर तुम अपने खेतों के सब्जियों को मुझे बेचना चाहो तो मैं तुम्हें उसकी अच्छी कीमत दूंगा। माफ करना भैया, मैं अपने खेतों में आलू, मटर और टमाटर, बैगन जैसे सब्जियों को थोड़ी थोड़ी करके लगाता हूँ और उन सब्जियों को मैं खुद ही ठेले में लादकर गांव-गांव जाकर बेचता हूँ। मैं मंडी के दलालों को अपना माल नहीं बेचता हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे गांव के सभी लोग मेरे मालिक सेठ सरदार के पास ही अपना फसल बेचते हैं। भाई हरीश, गांव-गांव जाकर सब्जियां बेचने से तो अच्छा है कि एक ही बार में सारे सब्जी को बेच दो। देखो भाई, मैं एक किसान हूँ। मैं दिन भर अपने खेतों में कड़ी परिश्रम करता हूँ, साथ ही साथ मुझ में पैसे कमाने का कोई भी लालच नहीं है। मैं लोगों को साफ सुथरी सब्जी बेचता हूँ। मैं अपनी सब्जी मंडी में ना बेचकर गांव-गांव जाकर बेचता हूँ। भले ही मुझे मुनाफा कम हो और वैसे भी मंडी में जो माल बिकता है वह लोगों तक पहुँचते पहुँचते बहुत महंगी हो जाती है और थोड़ी सब्जी खराब भी हो जाती है। इसलिए मैं अपने सब्जी को मंडी में नहीं बेचूंगा। मैं अपने सब्जी को गांव-गांव जाकर सीधे लोगों में ही बेचूंगा। अरे हरीश, तुम कैसी बातें कर रहे हो? एक बार फिर से सोच लो। मैं तुम्हारे सब्जी को अच्छी कीमत दे सकता हूँ। मैंने सोच रखा है और मुझे लगता है कि तुम मेरी बातों का बुरा भी नहीं मानोगे। अब व्यापारी को इतनी बात समझ आ गई थी कि हरीश सब्जियों को मंडी में नहीं बेचेगा। वह व्यापारी वहां से चला गया और हमेशा की तरह हरीश अपनी सारी की सारी सब्जियों को ठेले में लादकर बेचने के लिए दूसरे गांव की ओर निकल पड़ता है। मुझे आज की रात यही बीता लेनी चाहिए। तभी पास में ही खड़ा एक आदमी ने हरीश को आवाज लगाई, अरे भाई, कौन हो तुम? हमारे गांव के तो नहीं लगते हो। हरीश ने देखा कि पहनावे से वह आदमी बहुत ही अमीर दिख रहा था। अरे भाई, मेरा नाम हरीश है। यह सब्जी को बेचने के लिए इधर आया था, लेकिन काफी अंधेरा हो चुका है, जिसके कारण से मैं आगे का सफर नहीं तय कर पा रहा हूँ। आज रात यही आराम करूँगा और कल सुबह ही यहाँ से निकल जाऊँगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कहीं रात में रुकने के लिए मुझे कोई जगह मिल सकती है? अरे भाई, यह कौन सी बात है? तुम्हें रात बिताने के लिए हमारे गांव में जगह नहीं मिलेगी क्या? इसके लिए तुम इतना परेशान क्यों होते हो? तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे घर इतना बड़ा है, तुम आज रात यहीं रुक सकते हो। इसके बाद हरीश अपने ठेले को एक जगह खड़ा कर दिया और ठेले से सारी सब्जियों के टोकरी को नीचे रख दिया और आकर उस आदमी के पास खड़ा हो गया। उस आदमी का नाम सेठ सरदार है। मालिक, आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आप जैसे लोग इस दुनिया में हैं, इसलिए हम जैसे गरीब लोग अभी तक जी रहे हैं, वरना ना जाने इस गांव में कहाँ भटकता फिरता। अरे भाई हरीश, इसमें क्या बड़ी बात है? एक आदमी ही दूसरे आदमी की मदद करता है। देखने में तुम तो बहुत ही मेहनती किसान लग रहे हो। मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम जैसे लोगों की सहायता करूं। वैसे भी तुम यह बताओ कि यह सारी सब्जियां तुम्हारे खेत के हैं, यह किसी व्यापारी से लेकर बेचने के लिए निकले हो? अरे नहीं नहीं सेठ सरदार जी, यह सब तो मेरी अपनी ही खेत की फसल है। इतना भी बड़ा आदमी नहीं हूँ। उसके बाद उन दोनों में बहुत सारी बातें होती हैं। मैं अपनी सब्जियों को सीधे लोगों में बेचने पर ही विश्वास रखता हूँ सेठ सरदार जी।
अरे हरीश, हर किसान तुम्हारी तरह यही सोचेगा तो कितना अच्छा हो जाएगा ना। कम कीमत पर सबको अच्छी सब्जियां मिल जाएगी। आजकल के दलाल सब्जियों को कम कीमत पर खरीदते हैं और उसी सब्जियों को जमा करके अधिक दामों पर बेचते हैं। मुझे तो लगता है कि उनका यह माल सही नहीं होता है, लेकिन आम लोगों को इसके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं मालूम है। वह तो उचित कीमत पर सब्जियां खरीदते हैं, लेकिन उनके पास कोई और चारा भी तो नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा सेठ सरदार जी, लेकिन आजकल यही हो रहा है। ऐसा ना हो इसलिए मैं अपने सारी सब्जियों को सीधे ग्राहक के पास ही बेचता हूँ। मैं समाज के प्रति अपना कर्तव्य को पूरा कर रहा हूँ। सच में हरीश, तुम्हारे विचार बहुत ही नेक और अच्छे हैं। अगर सभी लोग तुम्हारे जैसा सोचेंगे तो सबका भला ही होगा। अच्छा, तो अब रात बहुत हो चुकी है, तुम्हें सुबह जल्दी भी उठना है। तुम आराम से यहीं सो जाओ, मैं भी सोने जा रहा हूँ। जी हाँ बिल्कुल सेठ सरदार जी, मुझे कल सुबह जल्दी उठना है, तो अब मैं आराम करने के लिए जाता हूँ। इसके बाद दोनों आराम करने के लिए चले जाते हैं। सेठ सरदार ने एक चारपाई हरीश के लिए भी डाल दी। हरीश चारपाई पर लेटकर सोचने लगा। सेठ सरदार जी कितने अच्छे इंसान हैं, उन्होंने मेरे लिए एक चारपाई भी डाल दी। इतना धन संपत्ति होने के बावजूद भी इनके अंदर जरा सी भी घमंड नहीं है, और इनका मन भी कितना नेक और निर्मल है। ऐसे इंसान बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं आजकल के जमाने में। इतना सोचते कहते हरीश सो जाता है। जब अगली सुबह चिड़िया के चाचाहट से हरीश की नींद खुल जाती है। सेठ सरदार जी ने मुझे अपने घर में जगह देकर मेरी बहुत मदद की है। इसके बदले में मैं कुछ बैगन सेठ सरदार को देना चाहता हूँ। जब हरीश अपने सब्जियों के टोकरी के पास पहुंचा तो बैगन की टोकरी में से एक बैगन की टोकरी गायब थी। हरीश के पास बैगन की 3 टोकरियां थी, पर एक बैगन की टोकरी गायब थी। यह क्या, मेरी बैगन की टोकरी कहाँ गई? जरूर इसमें से किसी ने मेरी बैगन की टोकरी में से एक टोकरी चोरी कर ली। वह तुरंत ही घर के मालिक सेठ सरदार के पास पहुंचा और कहने लगा। सेठ सरदार जी, मैं रात को सब्जियों की टोकरी रखी थी, पर मेरे पास बैगन की 3 टोकरी थी, लेकिन एक बैगन की टोकरी गायब कर ली किसी ने। क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? यह तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे सामने ही तो मैं अंदर जाकर सो गया था और तुम मुझ पर ही आरोप लगा रहे हो। मैंने तुम्हें अपने घर में जगह देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। यह सुनते ही हरीश को समझने में जरा सी भी देरी नहीं लगी कि बैगन की टोकरियां में से एक बैगन की टोकरी इसी सेठ सरदार ने चोरी की है। हरीश बहुत क्रोधित हो गया और कहने लगा, तुमने पहले मेरा विश्वास जीता और फिर मेरे साथ विश्वासघात किया। मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा इंसान समझ रहा था, लेकिन तुम तो बड़े चालबाज और धोखेबाज इंसान निकले। मेरे सो जाने के बाद तुमने मेरी एक बैगन की टोकरियां गायब कर ली। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना हरीश? जिसमें खाए उसी थाली में छेद कर दिया। मैंने तुम्हारी सहायता की थी और तुम मुझ पर ही आरोप लगा रहे हो। सच में मेरी ही गलती है जो मैंने तुम्हें अपने घर में जगह दी और बेवजह मुसीबत मोड़ लिया। रात में तो तुम्हारी बातों से लग रहा था कि तुम एक ईमानदार किसान हो, लेकिन तुम तो एक नंबर के बेईमान निकले। मैंने तुम्हें अपने घर में जगह देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। सेठ सरदार की बातें सुनकर हरीश को अब और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। पहले तो तुम चोरी करते हो, झूठ मत बोलो और चुपचाप मेरे बैगन की एक टोकरियां वापस लौटा दो। मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अच्छा, तो तुम मुझे धमकी दे रहे हो? चुपचाप शराफत से यहाँ से निकल जा, वरना तुझे धक्के मारकर यहाँ से निकालूंगा। सेठ सरदार की यह बात सुनकर हरीश मन ही मन सोचने लगा, अब इससे बात करना बिल्कुल ही बेकार है। हरीश अपनी सभी सब्जियों की टोकरी को ठेले में रखा और वहाँ से निकल गया। हरीश वहाँ से निकलकर सीधे मुखिया के पास पहुँचा और हरीश ने बीती रात की सारी घटना को मुखिया को सुनाया।
अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बैगन के टोकरी को सेठ सरदार ने चुराया है तो मैं तुम्हें उन्हें वापस दिला सकता हूँ, लेकिन जैसा कि तुमने बताया कि वह बहुत अमीर आदमी है, तो एक अमीर आदमी तुम्हारे बैगन को क्यों चुराएगा? कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारे बैगन किसी और ने चुराया है? नहीं मुखिया जी, मुझे पक्का यकीन है यह काम किसी और का नहीं है बल्कि सेठ सरदार का ही है। अब इसका फैसला तो सेठ सरदार से बात करके ही लिया जाएगा। मुखिया ने अपने एक नौकर को बुलाया। मुरली, जाओ और सेठ सरदार को यहाँ बुलाकर लाओ। जब सेठ सरदार मुखिया के घर पहुंचा तब वह हरीश को पहले से ही देखकर समझ गया। मुखिया जी, मैं बिल्कुल ही निर्दोष हूँ। मैं इस किसान की मदद के उद्देश्य से मैंने अपने घर में जगह दिया था, लेकिन उल्टा मुझ पर ही आरोप लगा रहा है। भला मैं इसके बैगन को क्यों चुराऊंगा? मेरे तो खुद के खेत में ढेर सारा बैगन है, लेकिन यह एहसान फरामोश मुझ पर ही आरोप लगा रहा है। इसके बैगन कहाँ गए मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन चोरी तो तुम्हारे ही घर से हुई है, तो जवाब भी तुम्हें ही देना पड़ेगा। सुनो सेठ सरदार, तुम्हारे खेत में जो बैगन है उनमें से एक बैगन को लेकर यहाँ आ। सेठ सरदार बैगन लेने के लिए अपने खेतों की ओर चले जाते हैं और मुखिया जी हरीश फिर से चोरी की जानकारी लेने लगते हैं। कुछ देर के बाद सेठ सरदार अपने बैगन को लेकर मुखिया के पास पहुंच जाता है। यह लीजिए मुखिया जी, मैं अपने खेतों से बैगन लेकर आया हूँ। हरीश भी अपने ठेले से एक बैगन लेकर आता है। वहाँ पर गांव के कुछ और लोग भी मौजूद थे। मुखिया जी ने गांव के एक आदमी को इशारा करते हुए कहा, इसका नाम हरिया है और यह तरह तरह के सब्जियों का पारखी है। सब्जियों की गुणवत्ता को बहुत ही अच्छे से परख लेता है, इसलिए मैंने इसे यहाँ बुलाया है ताकि यह बैगन की अच्छी से परख कर ले। हरिया, क्या तुम बैगन को जांच करके बता सकते हो कि यह बैगन एक ही खेत के हैं या अलग अलग खेतों के हैं? हरिया ने बैगन को बहुत ही ध्यान से देखा और कहने लगा, इन्हें देखकर तो कोई फर्क नहीं लगता है मुखिया जी, इन्हें चखकर इनके स्वाद का पता लगाया जा सकता है। अगर ऐसा है तो तुम इन्हें तुरंत ही चखो और मुझे बताओ। मुखिया के कहने पर हरिया ने सबसे पहले सेठ सरदार के लाए हुए बैगन को चखा। जैसे ही हरिया ने वह बैगन को खाया, वह चक्कर के मारे वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। यह सब देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। सरपंच जी ने पास में ही खड़े एक आदमी से कहा, वासुदेव दास, तुम तो एक वैद्य हो, तुम हरिया को देखकर बताओ कि इसे क्या हो गया है। वासुदेव दास ने हरिया का नब्ज देखा और कहा, इस बैगन में तो जहर था मुखिया जी, इसलिए इस बैगन को खाते ही हरिया बेहोश हो गया। इसके प्राण भी जा सकते हैं, इसे तुरंत मेरे घर में ले जाना पड़ेगा। इसके बाद कुछ लोगों की सहायता से वासुदेव हरिया को अपने घर ले जाता है। यह क्या सेठ सरदार, तुम लोगों को मारना चाहते हो? तुमने अपने खेतों में जहरीली बैगन लगाए हो। इसके पहले भी मैं एक मामला सुना था जिसमें एक व्यक्ति को जहरीला बैगन खाने से उसकी मृत्यु हो जाती है। जरूर ही वह बैगन तुमने उस आदमी को दिया होगा। अब तुम्हारे ऊपर चोरी के साथ साथ हत्या का भी मामला जुड़ जाएगा। यह सुनकर सेठ सरदार घबरा गया और वह मुखिया जी को घर के अंदर दूसरे कमरे में ले गया। मुखिया जी, मुझे माफ कर दीजिए, यह बैगन मेरे खेत का नहीं है। यह बैगन तो किसान हरीश के खेतों का ही है। उसके ही खेत के बैगन जहरीले हैं। अगर मुझे यह पता होता तो मैं कभी नहीं उसकी बैगन को चुराता। अगर किसी को सजा देनी है तो उस किसान को दीजिए, क्योंकि वही दोषी है। वह लोगों को जहरीले बैगन बेचता है। अगर आप मुझे बचा लेंगे तो मैं आपको बहुत सारा पैसा दूंगा। एक तो तुमने चोरी की है और ऊपर से मुझे रिश्वत देने की बात कर रहे हो, और तुम हरीश को बलि का बकरा बनाना चाहते हो। मुझे तो पक्का यकीन हो गया है कि इसके पहले भी तुमने कई अपराध किए होंगे। इसी बीच वहाँ पर हरीश, हरिया और वैद्य जी पहुँच जाते हैं, जिसे देखकर सेठ सरदार हैरान हो जाता है।
अरे यह तो बिल्कुल ठीक है, इसे तो कुछ भी नहीं हुआ है, और अगर कुछ हो भी जाता तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। यह बैगन तो इस किसान हरीश की है, जो मैंने चुरा लिया था, इसलिए मुझ पर किसी का हत्या का अपराध नहीं लग सकता है। तुमने तो अपना जुर्म अपने आप ही कबूल कर लिया है, तुम अपना जुर्म कबूल कर लो, इसलिए हम सब ने मिलकर यह नाटक किया था। हरिया कोई सब्जी का दाता नहीं है और हरीश के पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए हम लोगों ने यह नाटक किया। तुमने जिस आदमी को हरीश के घर मंडी में सब्जियों को खरीदने के लिए भेजा था, हरीश ने उसे तुम्हारे घर काम करते हुए देख लिया था और यह बात हरिया मुझे पहले ही बता दिया था। हरीश ने तुम्हारे भेजे हुए व्यक्ति को अपना सब्जी नहीं बेचा, इसलिए तुमने हरीश को अपने ही घर के सामने रोका और उसे जगह देने का नाटक किया। तुम्हारे जैसे मंडी के नीच दलाल ऐसे काम करेंगे, मैं तो ऐसा कभी नहीं सोचा था। भाई सेठ सरदार, मुझे तुम जैसे लोगों से कोई मदद नहीं चाहिए। तुम जैसे घटिया दलाल की वजह से ही लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। अगर किसी मंडी के दलाल ने किसी गरीब किसान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।